गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। लक्ष्य इंस्टीट्यूट तलेर में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 12th की फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस होता है। ठीक है, तो हम उसी के बारे में आज चर्चा कर लेते हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, आज से हम क्लास शुरू कर रहे हैं आपकी फिजिक्स की। ठीक है, तो आप चलिएगा देखिए। सबसे पहले हम क्या भौतिक विज्ञान की बात कर रहे हैं। भौतिक विज्ञान क्लास 12th की जो हमें इसका सिलेबस वगैरह क्या है उसी के बारे में बताते हैं भैया। देखिए क्या है, सबसे पहली जो यूनिट हमारी है वो आपकी क्या है, स्थिर वैद्युति। जैसे ये आपको देखो ये पहली यूनिट है स्थिर वैद्युति। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, दो चैप्टर है हमारे पास, वैद्युत आवेश और क्षेत्र के बारे में पढ़ना है। और इसी में पहली ही यूनिट में दूसरा चैप्टर आपका है स्थिर वैद्युत विभव और धारिता के बारे में। ठीक है, और उसके आगे ही चलते हैं, दूसरी यूनिट हमें पढ़नी है वैद्युत धारा के बारे में। और इसमें कितने भैया चैप्टर हैं, दो चैप्टर हैं। क्या है, वैद्युत धारा के मूल सिद्धांत के बारे में पढ़ना है, जिसमें हमें ओम का नियम, प्रतिरोध, प्रतिरोधकता और संयोजक प्रणाली के बारे में पढ़ना है। ठीक है, उसके आगे उसी में हमें पढ़ना है विभवांतर और प्रतिरोध के बारे में। ठीक है, इसके आगे बात कर लेते हैं हम, क्या पढ़ना है, वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है, जो तीसरी यूनिट है उसमें गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में पढ़ना है। और अगर उसके बाद में जो चैप्टर पढ़ना है हमें चुंबकत्व एवं पदार्थ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इसी के आगे जो चौथी यूनिट है भैया उसमें क्या क्या पढ़ना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती होता है ईसी करंट। ठीक है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट, जिसमें हमें क्या पढ़ना है, पहला ही चैप्टर इसमें पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ना है और प्रत्यावर्ती धारा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसमें हमें क्या पढ़ना है, फैराडे के नियम है, विद्युत प्रेरण और प्रेरित ईएमएफ, प्रेरकत्व और पारस्परिक प्रेरकत्व है। ठीक है, पारस्परिक प्रेरकत्व। और इसी के बाद हम बात कर लेते हैं जो हमारी पांचवी यूनिट है, जिसमें 5 नंबर का पूछा जाता है, क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंगें। इसमें क्या क्या पढ़ना है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के बारे में। ठीक है, इसके बाद में हम छठी यूनिट की भाई बात कर लेते हैं, ऑप्टिक्स। ये सेकेंड बुक है जहाँ से पहली यूनिट ये शुरू होती है, ऑप्टिक्स, जो हमारी सबसे ज़्यादा नंबर यानी कि 13 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें हमें पढ़ना है किरण, प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के बारे में। ठीक है, तो इसी में हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस, सूक्ष्मदर्शी और दूरबीन, यही सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी में दूसरा पढ़ेंगे तरंग प्रकाशिकी, जिसमें व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, हाइगेंस का सिद्धांत वगैरह में इसमें बात करेंगे। ठीक है, इसी के आगे अगर बात कर लेते हैं, सातवीं जो यूनिट हमारी रहने वाली है विकिरण तथा पदार्थ की द्वैत प्रकृति के बारे में। और इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, प्रकाश की कण प्रकृति के बारे में पढ़ना है और दूसरा क्या पढ़ना है, पदार्थ की तरंग प्रकृति के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और ये कितने नंबर की आती है भैया, ये 6 नंबर की आती है। ठीक है, इसके आगे से हम देख लेते हैं कि 8वीं जो यूनिट है, जिसमें कहते हैं परमाणु तथा नाभिक, जो कितने नंबर की पूछी जाती है, 6 नंबर में आती है। क्या क्या पढ़ना है उसमें, परमाणु संरचना के बारे में पढ़ना है, नाभिकीय भौतिकी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, और इसी के आगे हम पहली यूनिट की बात कर लेते हैं, क्या थी पहली यूनिट। ठीक है, पहली यूनिट यानी क्लास 12 फिजिक्स। ठीक है, यूनिट क्या बताई भाई, यूनिट पहली थी हमारी, यूनिट फर्स्ट, क्या नाम है, स्थिर वैद्युत की। ठीक है, स्थिर वैद्युत की। ठीक है, अब भाई सबसे पहले स्थिर वैद्युति होती क्या है, पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पहली अगर यूनिट हम पढ़ रहे हैं तो जिसका नाम है स्थिर वैद्युत की,
अब स्थिर वैद्युतिकी भैया होता क्या है? सबसे पहले बात कर लेते हैं स्थिर। स्थिर का मतलब क्या होता है भैया? कोई चीज रुका हुआ या रुकी हुई, ठीक है, रुका हुआ, ठीक है। और अगर वैद्युतिकी की बारे में अगर बात करें, वैद्युतिकी ये भैया क्या होती है? आवेशित, ठीक है। और अगर हम इसकी डिफिनेशन देखो, फिजिक्स में कोई परिभाषा डिफिनेशन वगैरह आपको रटनी नहीं होती है, ठीक है, उसे समझना होता है कि आप लोग परिभाषा बनाएंगे कैसे। तो हम आपको बताएं कैसे परिभाषा बनाई जाती है। अब भाई अगर आप रटोगे, एक इसमें एक डिफिनेशन नहीं है, यानी कि एक परिभाषा नहीं है जो तुम रट लोगे। इसमें ऐसी पता नहीं कितनी सारी परिभाषाएं, कहाँ तक रटोगे? सिलेबस इतना बड़ा है, एक हो तो आपको रटा जाए। इसमें इतना सिलेबस है, कब तक रटोगे भाई ये तो बताओ, ठीक है। तो इसमें रटना कुछ नहीं है, आपको समझाते हैं कि परिभाषा कैसे बनाई जाती है। देखिए जैसे इसमें क्या कहा है कि स्थिर, स्थिर का मतलब होता है भैया रुका हुआ, वैद्युतिकी का मतलब होता है आवेशित, ठीक है। तो हम कहेंगे भैया भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या रुके हुए आवेशों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है। भाई क्या बोला है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या रुके हुए आवेशों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है बेटा। तो अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें भैया तो लिख लेते हैं, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसमें स्थिर आवेश या रुके हुए आवेशों का अध्ययन, ठीक है, करना स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या रुके हुए आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे ही क्या कहते हैं? स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। यानी कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या रुके हुए आवेश का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? करना ही स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेश या रुके हुए आवेशों का अध्ययन करना ही स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है, ठीक है। तो ये तो स्थिर वैद्युतिकी, और इसी में भैया हमें पढ़ना है सबसे पहले, इसमें फर्स्ट यूनिट में पहला ही चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बारे में, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर पहला है चैप्टर नंबर पहला क्या है भैया? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। पहला ही चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, ठीक है। क्या पढ़ना है? वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र। तो इसमें पहले ही हेडिंग डाल लो आप, वैद्युत आवेश। देखो वैद्युत आवेश बेटा क्या होता है, यानी कि वैद्युत आवेश जो होता है कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं होती बेटा, ठीक है। और ये वैद्युत आवेश क्या होता है कि ये या तो आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि ये क्या होता है? एक गुणधर्म होता है, ठीक है। ये क्या होता है? वैद्युत जो आवेश होता है वो एक वस्तु का क्या होता है? गुणधर्म होता है। जैसे हम कहते हैं जैसे पानी है, पानी का क्या है? पानी का क्या है कि बहना, पानी क्या करता है? बहता है, ठीक है।
आग का क्या कहा है, जलाना, किसी वस्तु को जलाना होता है। ऐसे ही वैद्युत आवेश क्या करता है, या तो किसी वस्तु को आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित होगा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा पानी क्या करता है, पानी का होता है कार्य बहना, ठीक है, पानी का कार्य क्या होता है, बहना, और आग का कार्य क्या होता है, किसी वस्तु को जलाना, ठीक है। वैसे ही इस वैद्युत आवेश का मतलब होता है किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना, ठीक है। तो ये क्या होता है, एक भैया ये क्या होता है, वैद्युत आवेश जो होता है भैया गुणधर्म होता है, गुणधर्म होता है, ठीक है। जैसे गुणधर्म क्या होता है, जैसे हमने आपसे बोला है कि जैसे पानी का बहना होता है और आग का क्या होता है, किसी वस्तु को जलाना होता है। तो ये भैया वैद्युत आवेश क्या होता है, एक गुणधर्म होता है, ठीक है। ये कोई दिखाई देने वाली चीज नहीं होती, ये बस क्या होता है, गुणधर्म होता है, ठीक है, समझ गए। और ऐसे ही ये गुणधर्म जो होता है वैद्युत आवेश का होता है, जो क्या करता है, या तो आकर्षित करेगा और या प्रकर्षित करेगा। अगर हम वैद्युत आवेश की भैया बात करें तो वैद्युत आवेश की अगर डिफिनेशन की बात करें तो वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला है कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह क्या करे, वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। तो भाई यही हमें लिखनी है, इसमें परिभाषा जो हमने बोली है उसी को लिख लेना है। यानी कि मैंने क्या बोला कि वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह, ठीक है, वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव क्या करता है भैया, उत्पन्न करता है। या उसका अनुभव करता है, ठीक है। अनुभव करता है, वैद्युत आवेश कहलाता है, क्या कहलाता है भैया, वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। यानी कि वैद्युत आवेश क्या होता है, वस्तु का वह गुण होता है जिसके कारण वो क्या करता है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत प्रभाव तथा चुंबकीय प्रभाव को उत्पन्न करता है या उसका अनुभव करता है, तो वो क्या कहलाता है, वैद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। अब सबसे पहले भाई वैद्युत आवेश को सबसे पहले बताया किसने था, अगर हम ये बात करें तो ये इस टाइप का एक कोई पदार्थ वगैरह होता है, देख लीजिएगा आप, ये पदार्थ जैसा मान लो, और ये मान लो कोई अंबर टाइप का एक पदार्थ होता है, ठीक है। सबसे पहले वैद्युत आवेश के बारे में यूनान के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स, ठीक है। यानी कि वैद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले थेल्स ने बताया था, और ये कहाँ के रहने वाले थे, यूनान के एक दार्शनिक थे जिन्होंने वैद्युत आवेश के बारे में सबसे पहले बताया था। और इन्होंने क्या बताया था भैया, ये अंबर नाम का जो पदार्थ होता है वो पेड़ से निकल जाता है, ये चिपचिपा सा पदार्थ होता है, लेकिन ये कुछ समय के बाद कैसा हो जाता है, बहुत ही कैसा कह सकते हैं कि ये ठोस हो जाता है, ठीक है। कुछ समय के बाद कैसा होता है, कठोर हो जाता है, ठोस हो जाता है, ठीक है। और इस पदार्थ के बारे में इन्होंने क्या किया, पहले कपड़े वगैरह तो नहीं होते थे, तो इन्होंने क्या किया था, इस अंबर नाम के पदार्थ को जानवरों की
खाल से रगड़ा, और रगड़ने के बाद इन्होंने क्या देखा था कि ये जो पदार्थ है, जो उसकी खाल है जानवरों की, उससे क्या कर रहा है, आकर्षण अनुभव कर रहा है, यानी कि ये चिपक रहा था। तो उन्होंने तभी उन्होंने बताया था कि वैद्युत आवेश जो होता है वो क्या करता है, या तो भैया आकर्षण का अनुभव करता है या प्रतिकर्षित करेगा। तो उन्होंने यही देखा था कि वो जो अंबरी पदार्थ था और जानवर की खाल से क्या कर रहा था, या तो आकर्षित कर रहा था और या प्रतिकर्षित कर रहा था। तो सबसे पहले भैया वैद्युत आवेश के बारे में बताया था, थेल्स ने बताया था, जो यूनान के दार्शनिक थे, और जिन्होंने कहा था कि क्या करता है कि वैद्युत आवेश एक दूसरे को क्या करता है, या तो आकर्षित करेगा और या प्रतिकर्षित करेगा। अगर हम इसके उदाहरण की भैया बात कर लें, उदाहरण की, ठीक है, उदाहरण की अगर हम बात करें तो आप ऐसे लिख सकते कंघे, या ऐसे लिख लो, जैसे आवेशित पेन को सिर से या ऐसा कर देते हैं कि आवेशित पेन को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाने पर ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों के पास, अगर हम कोई आवेशित पेन को कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं, ले जाने पर कागज के टुकड़े चिपक जाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं भैया, चिपक जाते हैं। अब अगर एक्सपेरिमेंट वगैरह करो तो आप, जैसे मेरे पास एक पेन है, देखिएगा, अगर इस पेन को मैं क्या करूं, कोई कागज के पास ले जाऊं, जैसे निकालने ले रहा हूं, जैसे देखो ये छोटे छोटे से कागज जैसे हैं, इनको बहुत ही छोटा छोटा बनाना है। अब बनाने के बाद क्या करना है, देखिएगा, ये छोटे छोटे जो कागज हैं और हमारे पास एक पेन है, उसको मैं क्या करूंगा, आवेशित करूंगा। आवेशित करने पर क्या होगा, देखो, जैसे ये पेन है हमारे पास, इसको आवेशित करना है, इसको सिर में भैया रगड़ो ऐसे, ठीक है, इसको रगड़ो, तो ये पेन कैसा हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा, ठीक है। इसको पेन को मैं रगड़ रहा हूँ, और रगड़ने पर क्या देख रहा हूँ कि ये पेन जो है हमारा, वो क्या हो रहा है, आवेशित हो रहा है। अब मैं इसको किसके पास, इन कागज के टुकड़ों के पास ले जाऊंगा, देखिएगा, देखो अभी ये हुआ नहीं, देखो ये चिपक रहा है, आवेशित करो भाई, ठीक है, इसको आवेशित करके फिर मैं देखता हूँ, देखो ये देखो चिपक रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग घर पे देखोगे जाके, तो ये क्या करेंगे एक दूसरे से, यानी कि पेन से ही आके चिपक जाएंगे, ठीक है, ठीक है, आप घर पे देख के देखना करके, या अभी से नहीं हो रहा है, थोड़ा थोड़ा ही थोड़ा हो रहा है, ठीक है, आप घर पे करेंगे जाके तो होगा, ठीक है। तो क्या क्या देखते हैं कि अगर हम पेन को अपने सिर से रगड़ें और छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएं, तो ये पेन क्या करेगा, उन टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। तो यानी कि हम कह देंगे कि, ऐसे कह देंगे कि भैया ऐसा लिख लो कि, ऐसा लिख लो, नई लाइन से लिखते हैं कि पेन को सिर से रगड़ने पर कागज के
छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाने पर कागज के, ठीक है, पेन को सिर से रगड़ने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाने पर कागज के टुकड़े पेन से क्या हो जाते हैं, पेन से चिपक जाते हैं, चिपक जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात एक वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ने पर आवेशित हो जाती है, आवेशित हो जाती है। ठीक है, यानी कि अर्थात हम कह सकते हैं जब पेन को हम सिर से रगड़ने पर कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाने पर क्या होता है, कागज के टुकड़े पेन से चिपक जाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं एक वस्तु दूसरी वस्तु से रगड़ने पर कैसी हो जाती है, आवेशित हो जाती है। आवेशित होने के मतलब वो क्या करेगी, या तो आकर्षित करेगी या प्रतिकर्षित करेगी। ठीक है, इसी के आगे से बात करता हूं। ठीक है, इसके आगे बात करता हूं आवेश कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं, लिखिए आवेश के प्रकार। आवेश के प्रकार, ठीक है, आवेश के प्रकार भैया क्या होते हैं। ठीक है, आवेश के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहले कैसे होते हैं, धनावेश, कैसे होते हैं, धनावेश। दूसरे कैसे होते हैं, ऋणावेश। अब भाई धनावेश कब होंगे, जिन पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, कमी होगी, वो कैसे होंगे, धनावेश होंगे। यानी कि जिन पे क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की कमी हो भाई। इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण इस पे क्या आता है, धनावेश आता है। और ऋणावेश है वो किस पे आएगा, जिसपे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, अधिकता होगी। ठीक है, जिसपे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो, की अधिकता हो। ठीक है, अब सबसे पहले बात कर लेते हैं भैया इलेक्ट्रॉन पर, यानी कि धनावेश किस पर होता है, प्रोटॉन पर होता है। किस पर होता है धनावेश, धनावेश अगर बात करें, धनावेश किस पे होता है, प्रोटॉन पर, प्रोटॉन पे। और प्रोटॉन जो होता है वो कैसा होता है, अगतिशील होता है, अगतिशील होता है, अगतिशील, यानी कि ये गति नहीं करता है। ये नाभिक में किसके साथ रहता है, न्यूट्रॉनों के साथ रहता है, और ये गति नहीं करता है। गति कौन से करते हैं, यानी कि ये अगतिशील होता है। अब भैया गतिशील क्या होगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है वो गतिशील होता है। कैसा होता है, गतिशील, जो गति करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गति करता है, जो नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में क्या लगता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गतिशील होता है, और प्रोटॉन क्या होता है, अगतिशील, जो गति नहीं करता है, एक ही जगह पे क्या रहे, फिक्स रहे। ठीक है, जैसे हमने आपसे कहा था स्थिर, स्थिर का मतलब होता है रुका हुआ, रुका हुआ यानी कि जो क्या हो, जो गति ना करे, जो समय के साथ जिसकी क्या हो, समय के साथ स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो, उसे क्या कह देते हैं, स्थिर भी कह देते हैं, और उसे अगतिशील भी कह देते हैं। ठीक है बेटा, अब इसके बाद में बात कर लेता हूं मैं, ऐसे लिख लो कि ऐसे लिखो, नोट, नोट लिख लो पहले आप।
नोट, क्या लिखोगे? नोट। नोट क्या है भैया? कि समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को ठीक है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। तथा विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, यानी कि समान प्रकार के जो आवेश होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे? आकर्षित करेंगे। ठीक है, इसके आगे से कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हेडिंग डाल लो, क्या है? सजातीय आवेश। अब सजातीय आवेश क्या कहते हैं भैया? यानी कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित कहते हैं, और उन्हें क्या कह देते हैं? सजातीय आवेश कह देते हैं। यानी कि ऐसे लिख लो, समान प्रकृति के आवेश, यानी कि समान प्रकृति के आवेश क्या कहलाएंगे? सजातीय आवेश। समान प्रकृति के आवेश सजातीय आवेश कहलाते हैं। ठीक है, अब ये तो सजातीय आवेश हो गए, और क्या होते हैं भैया? विजातीय आवेश होते हैं। ठीक है, अब भाई विजातीय आवेश क्या होंगे? यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश को विजातीय आवेश कहते हैं। यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेशों को ठीक है, यानी विपरीत प्रकृति के आवेशों को क्या कहते हैं? विजातीय। ऐसे लिखो। ठीक है, यानी कि विपरीत प्रकृति के आवेश को विजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है, इसमें भैया नोट देख लीजिए आप। जैसे देखो, कहीं पे अगर ऐसे, ये क्या है? समान प्रकृति के हैं, धनावेश, दो आवेश हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा भाई? ये क्या करें? ये समान प्रकृति के हैं, दोनों धनावेश हैं, तो एक दूसरे को या क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यानी कि ये इसको इधर भगाएगा और ये इसको इधर भगाएगा, यानी कि एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं भैया। ठीक है, और अगर मैं बात करूं, यहाँ भी माइनस ले लो, यहाँ भी माइनस, यानी कि दो आवेश लो जिन पे क्या हो? ऋणात्मक चार्ज हो, तो वो भी क्या करेंगे? हैं तो समान ही प्रकृति के, तब भी ये क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षित
कर्षित करेंगे। ठीक है, और कहीं पे हम ले लें भैया, पहले धनावेश ले लें और फिर ऋणावेश ले लें, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे भाई, विपरीत प्रकार के हैं, एक धनावेश है और एक ऋणावेश है, तो एक दूसरे को क्या कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे। ये इधर की तरफ चलेगा और ये क्या करेंगे, आकर्षित करेगा। ठीक है, ऐसे ही अगर पहले माइनस ले लो फिर प्लस ले लो, तब ये क्या करेंगे, ये भी क्या करेंगे भैया, आकर्षित ही करेंगे। ठीक है, तो आवेश हमने कितने प्रकार के आप लोगों को बताए हैं, दो टाइप के जो आवेश हैं, एक तो धनावेश होते हैं, आवेश के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, धनावेश यानी कि जब धनावेश धनावेश पास पास लेकर जाएंगे दो आवेश, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। अगर दोनों ऋणात्मक आवेश लेकर जाएंगे पास पास, तब भी वे क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक हम धनात्मक लेकर जाएं एक ऋणात्मक लेकर जाएं, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित कर लेते हैं। और ऐसे ही अगर मैं एक को क्या ले जाऊं, ऋणात्मक ले जाऊं, और एक को धनात्मक ले जाऊं, तब भी ये क्या करें, आकर्षित करें। इतना समझ में आया होगा अब। ठीक है, इतना तो पता लग गया। अब आवेश होते कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के। हमने क्या बताया, एक तो भैया सजातीय आवेश होते हैं और एक विजातीय। सजातीय आवेश क्या होते हैं, जो समान प्रकृति के आवेशों को हम क्या कहते हैं, सजातीय आवेश कहते हैं। और विजातीय आवेश यानी कि विपरीत प्रकार के आवेश को विजातीय आवेश कहते हैं। ठीक है, इसी के आगे भाई चलते हैं। अब पढ़ लेते हैं आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक, ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं, आवेश का मात्रक। आवेश का मात्रक भाई क्या होता है, देखो आवेश का एसआई जो मात्रक होता है वो क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, आवेश का आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। कूलाम, तथा एमकेएस पद्धति एमकेएस पद्धति में आवेश का जो मात्रक होता है, आवेश का मात्रक आवेश का जो मात्रक होता है एम्पियर इंटू बहुत बड़ा भाई लिख गया, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, आवेश का मात्रक जो होता है, एसआई जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, तथा एमकेएस पद्धति में जो उसका मात्रक होता है वो एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, अब जैसे आपको पूछ लेता है एग्जाम में, जैसे पूछ लेता है क्वेश्चन बना के कि ऐसे कह देता है, पूछता है कि आवेश का मात्रक बताइए, मात्रक बताइए। ठीक है, ऐसे ऑप्शन को देगा कूलाम, दूसरा उसने दे दिया एम्पियर,
इंटू सेकेंड। ठीक है, तीसरा क्या हो गया? ठीक है, तीसरा कह दो दोनों। चौथा दे दो, क्या कह दो? इनमें से कोई नहीं। तो आप क्या बताओगे भाई? आवेश का मात्रक आप लोगों ने यहां से देखा होगा, ये क्या है? आवेश का एसआई मात्रक। एसआई की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, या कह देते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट। ठीक है, एमकेएस में अगर बात करें, इसकी फुल फॉर्म की बात करें, तो ये एम जो होता है वो लंबाई का मात्रक होता है यानी कि मीटर, और के जो होता है वो द्रव्यमान का मात्रक होता है यानी किलोग्राम, और यस जो होता है वो टाइम का मात्रक होता है। ठीक है, अगर इसके पूरे के नाम की बात की जाए तो मीटर किलोग्राम इंटू सेकेंड होता है। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या होता है? मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, तो इसमें भैया इन दोनों के मात्रक क्या हो जाएंगे? एक तो ये मात्रक है और एक, यानी कि आवेश का मात्रक पूछा जाए तो कूलाम भी होता है, एम्पियर सेकेंड भी होता है, और यानी कि हमारा कौन सा हो जाएगा? दोनों वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा। तो अब इसके बाद में करते हैं भैया आवेश का सबसे बड़े मात्रक की बात, कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक। आवेश का जो सबसे बड़ा मात्रक होता है बेटा वो होता है फैरेड। क्या होता है? फैरेड। फैरेड जो मात्रक होता है आवेश का सबसे बड़ा मात्रक होता है फैरेड। और अगर भाई बड़ा है तो छोटा भी होगा, छोटा भी कह लेते हैं कि आवेश का सबसे छोटा मात्रक, छोटा मात्रक, सबसे छोटे मात्रक की अगर बात करें तो वो क्या होता है भैया? फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, यानी कि आवेश का सबसे बड़ा मात्रक फैरेड होता है, आवेश का सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। ठीक है, अगर मात्रक है तो भैया बीमा भी होगी, बीमा भी निकालो इसकी। किसकी बात कर लेता हूं? आवेश की बीमा, ऐसा लिखिए, आवेश की बीमा। ठीक है, आवेश की बीमा की बात कर लेता हूं। भाई आप लोगों ने क्या पढ़ा है? या ऐसा लिख लेते हैं, समय अंतराल। ठीक है, तो यानी कि धारा है ये, वो क्या होती है? आई। विद्युत आवेश क्यू, समय अंतराल होता है टी। तो अगर आवेश की बात करूं क्यू बराबर आई टी नहीं होगा? ठीक है, क्या होगा? क्यू बराबर आई टी। तो ये तो आवेश है, तो एम्पियर यानी कि धारा का जो मात्रक होता है, मात्रक आपको पता है एम्पियर होता है, लेकिन अगर इसकी बीमा की बात करी जाए तो क्या होती है? ए। ठीक है, टाइम की क्या होती है भैया? टी होती है। तो आवेश की जो बीमा होगी वो क्या हो जाएगी? ए और टी। ठीक है, ये किसकी बीमा हो जाएगी? ठीक है, ये आवेश की बीमा हो जाएगी। ठीक है, और यदि टी बराबर एक हो, या ऐसा लिख लो, इसको ऐसा ना करके, नोट 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 की बात करूं
आप नोट में भैया लिख लो कि एक कूलाम जो होता है, एक कूलाम जो बराबर होता है वो 1 एम्पियर इंटू सेकेंड। ठीक है, हम क्या जानते हैं कि I बराबर Q अपॉन टी, तो Q बराबर क्या हो जाएगा आई टी। यदि किसी चालक तार में I बराबर जो हो 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही हो किसी चालक तार में, और कितना समय कितना ले रहा हो, T बराबर जो ले रहा हो 1 सेकेंड, तो हम इसको मान रख देंगे Q बराबर कितना हो जाएगा 1 एम्पीयर गुणा 1 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से भैया क्या आ जाएगा Q बराबर 1 एम्पीयर इंटू यानी हम कहेंगे कि किसी चालक में यदि 1 एम्पीयर की धारा 1 सेकेंड में प्रवाहित हो रही है तो उसमें जो आवेश की जो मात्रा होगी वो कितनी होगी 1 कूलाम होगी। ठीक है, ऐसा कहते हैं यदि किसी चालक में 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है कितने समय में 1 सेकेंड समय में, तो उसमें जो आवेश की जो मात्रा होगी वो 1 कूलाम मात्रा होगी उसमें। ठीक है, तो आप समझ गए होगे इतना, और आप लिख भी सकते हो अगर लिखो। ठीक है, इसके आगे से हम लिखते हैं कि कुछ इम्पॉर्टेंट जो तुम्हें याद रखने होंगे जो मान वगैरह हैं, जैसे न्यूमेरिकल वगैरह जब आप लगाओगे इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ऐसे नोट करके लिख लेना। नोट इलेक्ट्रॉन पर आवेश क्या होता है भैया, इलेक्ट्रॉन पर माइनस ई चार्ज होता है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस 19 कूलाम। C4 क्या होता है भैया, ये C नहीं लिखा हुआ, ये क्या है कूलाम है। ठीक है, यानी कि आवेश का मात्रक है। ठीक है, और भैया इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है प्लस ही होता है, यानी कि उसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलाम। ठीक है, और ऐसे ही भाई किस पे होती है कि अल्फा कण पर आवेश कितना होता है 2E होता है। अब E क्या है आप लोगों को पता है अभी ऊपर कितनी होती है 1.6 गुणा 10 की पावर 19 कूलाम, तो 16 दूनी कितना हो जाता है भैया 32 हो जाता है। एक के बाद दशमलव लगा, एक के बाद दशमलव लगा दो, 19 कूलाम। ये किस पे होता है अल्फा कण पे चार्ज होता है या ये आवेश होता है। अब हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है भैया 9.1 गुणा 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम। ठीक है, ये किस पे होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ठीक है, क्या लिख गया भाई, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, अब क्या है इलेक्ट्रॉन का है तो प्रोटॉन का भी होगा, प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है मास ऑफ प्रोटॉन, इसकी वैल्यू क्या होती है 1.67 गुणा 10 की पावर माइनस 27 किलोग्राम। ठीक है, तो आज के लिए बेटा इतना ही रखते हैं, कल से आगे से कंटिन्यू करेंगे कल से। ठीक है, थैंक यू।